एवरीवन, वेलकम यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल। ये हमारा ऑटोमोबाइल का 7th लेक्चर है, 7th वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे सीक्वेंसली जो भी ऑर्डर फॉलो किया गया है वीडियो का, आप वो सारे ऑर्डर फॉलो करिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लच को। ऑलरेडी हमने क्लच का ब्रीफ डिस्कस किया हुआ है इससे पहले एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल में, ट्रांसमिशन सिस्टम में। यहाँ पे हम उसके नेसेसिटी को डिस्कस करेंगे, क्लच के फंक्शन को डिस्कस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट इसके कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इसके फंक्शन और नेसेसिटी को हमने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे भी एक बार देख लेंगे। और डेफिनेटली ये सारा तो इम्पोर्टेंट है आपके ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट्स के लिए, बट बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जैसे जीपीएससी आरटीओ का एग्जाम्स है, इसमें आपको ये सिलेबस मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए भी मिलेगा। मतलब मैकेनिकल और ऑटो का एक ही सिलेबस है और उन सिलेबस में ये सारी चीजें मेंशन्ड है। तो हम वन बाय वन करके इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्लच में ये तीनों पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है सेकेंड पार्ट में, जहाँ पे रिक्वायरमेंट या फिर नेसेसिटी मेंशन किया गया है। देखिए, दो चीज है, क्लच की जरूरत क्या है उसको भी आप रिक्वायरमेंट कह सकते हो। तो वो सारी चीजें हम फंक्शन में डिस्कस करेंगे कि क्लच का फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है। यहाँ पे जो नेसेसिटी मेंशन है वो इससे रिगार्डिंग मेंशन है कि जो क्लच आपका होगा वो कैसा होना चाहिए, कितना टॉर्क ट्रांसफर करना चाहिए, उसके लिए मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसकी डिजाइन कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन में उस सारी चीजों को हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मनु एकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर जो भी लेक्चर्स मैं अपलोड करता हूँ, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए, आपको डेली एमसीक्यू चाहिए, तो आप मनु एकेडमी के टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मनु एकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर हैंडल या फिर इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। दैट आईडी इज मानधाता07। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ना करें, ट्विटर पे मुझे जरूर फॉलो करें, क्योंकि ट्विटर एक एथेंटिकल प्लेटफॉर्म है जहां से आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इन फ्यूचर ये हमारे काम आएगा। तो नाउ लेट स्टार्ट द लेक्चर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लच क्या होता है। तो क्लच एक तरह का मैकेनिज्म प्रोड्यूस करता है जो इनेबल्ड करता है हमारे रोटरी मोशन को वन शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट की तरफ ट्रांसमिट करने का। तो हमारी जो व्हीकल होती है वहां पे क्लच का फंक्शन क्या होता है। बेसिकली अगर आप इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करो तो ये आपकी व्हीकल है, यहाँ पे कहीं पे आपका इंजन होता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे आपको व्हील होती है जिसको आपको पावर सप्लाई करना होता है। क्योंकि इंजन की एक स्पीड होती है, एक पावर जनरेशन कैपेसिटी होती है, वो कंटिन्यूअसली उस स्पीड से मूव करता रहता है और पावर जनरेट करता रहता है। बट आपको उसी स्पीड से आपके व्हीकल को ड्राइव नहीं करना होता है। आप स्पीड को कम ज्यादा करना चाहते हो, आप पावर सप्लाई को कम ज्यादा करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक ट्रांसमिशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। अब ट्रांसमिशन सिस्टम को इंजन से डिसंगेज या इंगेज करने का काम हमारा क्लच करता है। सिंपल इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आपको गियर चेंज करना है। अब गियर चेंज करने के लिए अगर आपका सिस्टम इंगेज है आपके इंजन के साथ, उस टाइम पे आप गियर चेंज करोगे तो आपके व्हीकल में जर्क आएगा, आपके गियर का वियर टियर ज्यादा होगा, ब्रेक डाउन होने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए स्मूथली गियर चेंज हो उसके लिए आपको आपके ट्रांसमिशन सिस्टम को आपके इंजन सिस्टम से डिसंगेज करना होता है। तो वो काम कौन करता है? क्लच करता है। एक दूसरा रिक्वायरमेंट समझते हैं। सपोज करिए आपके व्हीकल को ब्रेक लगाना है। ब्रेक लगाने के लिए आप क्या चाहोगे कि आपकी व्हीकल रुके। आपकी व्हीकल कब रुकेगी? जब आपका व्हीकल, आपका ट्रांसमिशन सिस्टम डिसंगेज हो जाएगा आपके पावर सप्लाई से। जब तक आपकी पावर सप्लाई होती रहेगी, आपका सिस्टम इंगेज रहेगा, आपके व्हील को पावर मिलता रहेगा, वो चलती रहेगी। तो यही होगा कि ब्रेक लगाने से पहले या ब्रेक लगाने से आप चाहोगे कि आपकी व्हीकल रुके, तो उसके लिए आपके व्हील को या फिर आपके ट्रांसमिशन सिस्टम को आपके इंजन से डिसंगेज करना होता है। उस टाइम पे भी क्लच आपके काम आता है। तो बेसिकली स्मूथ ड्राइव के लिए, स्मूथ ड्राइविंग के लिए क्लच एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी मेंशन है, जो चीजें मैंने आपको बताया वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो ये बेसिकली फंक्शन होता है हमारे क्लच का। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लच। क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक क्लच के पास, मतलब हमारे क्लच की एबिलिटी क्या होनी चाहिए। जैसे टॉर्क ट्रांसमिशन काम होता है क्लच की, तो इसकी एबिलिटी होनी चाहिए टू ट्रांसफर द मैक्सिमम टॉर्क या ट्रांसमिट द मैक्सिमम टॉर्क। ग्रेजुअल इंगेजमेंट होना चाहिए, जो हमारा इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट है ये ग्रेजुअली होना चाहिए। सडन होने की वजह से वहां पे वाइब्रेशन आएगा, तो सडनली नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअल इंगेजमेंट होना चाहिए। हीट डिसिपेशन कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है वैसे तो फ्रिक्शन ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो फ्रिक्शन क्लच होते हैं, और फ्रिक्शन क्लच
में हीट जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हीट डिसिपेशन नहीं होगा तो टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ेगा और मटेरियल के सॉफ्टन होने के चांसेस रहेंगे, जिसके वजह से जो परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट आएगा। तो हीट डिसिपेशन होना चाहिए, डायनेमिक बैलेंसिंग होनी चाहिए। देखिए अगर कोई वेट है वो स्टेशनरी है, अनबैलेंस है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट वही अनबैलेंस वेट अगर रोटेट कर रहा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने फील भी किया होगा कि आप व्हीकल पे चल रहे हो, सपोज आपके पीछे बैग है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हल्का वेट का है, तो जब आप स्टेशनरी हो आपको फील नहीं होता है। अगर वही एयर के साथ ब्लो करना चालू कर दे तो आपको फील होता है कि आपको बैक साइड में वो खींच रहा है। तो डायनेमिकली बैलेंस होना चाहिए, मतलब जब वो मूव कर रहा हो उस टाइम पे वहां पे अनबैलेंस फोर्स नहीं हो। वाइब्रेशन डैम्पिंग, मतलब वाइब्रेशन वहां पे प्रोड्यूस ना कर रहा हो, वाइब्रेशन को मिनिमाइज कर पाए। साइज उसकी कम हो, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ज्यादा हो, कम साइज के साथ, कम साइज रहेगी तो स्पेस भी कम एक्वायर करेगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लच। कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लच को समझने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है ड्राइविंग मेंबर, सेकंड पार्ट इज द ड्रिवन मेंबर एंड थर्ड पार्ट इज द ऑपरेटिंग मेंबर। ड्राइविंग मेंबर क्या होता है? बेसिकली ड्राइविंग मेंबर के पास खुद का पावर होता है। खुद का पावर इन द सेंस ये पावर जनरेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये इंजन के साथ कपल्ड होते हैं, क्रैंकशाफ्ट के साथ कपल्ड होते हैं, तो ये कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहते हैं। ड्रिवन मेंबर क्या होते हैं? जब हमें रिक्वायरमेंट होती है ड्रिवन मेंबर को हम ड्राइविंग मेंबर के साथ इंगेज कर देते हैं और ड्रिवन मेंबर भी रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। जब डिसंगेज कर देते हैं तो ये रोटेशन इसका स्टॉप हो जाता है। ऑपरेटिंग मेंबर क्या होता है? ऑपरेटिंग मेंबर बेसिकली जिस इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट जो ये प्रोसेस है इसको स्मूथली परफॉर्म करते हैं, ताकि जो हमारा इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट हो वो प्रॉपर हो, ग्रेजुअल हो, वहां पे वाइब्रेशन ना आए। ये सारी चीजें परफॉर्म करता है हमारा ऑपरेटिंग मेंबर। इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें अगर हम, तो यहाँ पे आपको फ्लाई व्हील दिख रही होगी। ये फ्लाई व्हील है बेसिकली, ये क्लच प्लेट है, इसको क्लच डिस्क भी कहते हैं, और ये प्रेशर प्लेट है। अब हमको पावर ट्रांसमिशन कैसे देना होता है ये समझते हैं। यहाँ पे एक बियरिंग होती है, बियरिंग हमारी माउंट होती है हमारे क्रैंकशाफ्ट में, उसके ऊपर हमारी ये फ्लाई व्हील माउंट होती है। क्योंकि फ्लाई व्हील क्रैंकशाफ्ट में माउंट है तो ये कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहती है। अब हमको जब फ्लाई व्हील का पावर जो है अगर हमको ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसफर करना है तो यहाँ से हमको क्लच को इंगेज करना होता है, और जब हमको ट्रांसफर नहीं करना है तो क्लच को डिसंगेज करना होता है। अब ये जो आपको प्रेशर प्लेट वाली ये असेंबली है पूरी, ये हमारे इसमें बोल्टेड होती है, फ्लाई व्हील में बोल्टेड होती है, तो इसके साथ ये भी रोटेट करते रहते हैं। बीच में आ जाती है हमारी क्लच प्लेट। अब क्या होता है, जब ये इसके साथ बोल्टेड होते हैं और ये इसके साथ कपल्ड होता है तो ये यहाँ पे इंगेज हो जाता है। हमारी इंगेज कहाँ पे होते हैं? फ्लाई व्हील पे। इसके दोनों साथ फ्रिक्शन लाइनिंग होती है, मतलब दोनों सरफेस पे जो हमारी क्लच प्लेट है या फिर क्लच डिस्क है, इसके दोनों सरफेस पे लाइनिंग होती है। इस साइड भी लाइनिंग होती है, इस साइड भी लाइनिंग होती है। तो इस साइड की जो लाइनिंग होती है ये इंगेज होती है हमारे फ्लाई व्हील की पे, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो इनके बीच में स्लाइडिंग नहीं होती है, पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। अब इसको यहाँ पे इंगेज करने के लिए एक पावर चाहिए होगा, एक फोर्स चाहिए होगा, इसको प्रेस करोगे तभी यहाँ पे इंगेज होगा। ये फोर्स इसको प्रोवाइड कराती है हमारी प्रेशर प्लेट। तो प्रेशर प्लेट इसको प्रेस की रहती है, जिसके वजह से यहाँ पे इंगेज रहता है, और इस साइड पे लाइनिंग होती है फ्रिक्शन लाइनिंग, जो हमारी प्रेशर प्लेट से इंगेज करती है। दो चीज हो गई। अब ये पूरी असेंबली रोटेट कर रही है। अब हमको गियर चेंज करना है या फिर ब्रेक लगाना है तो आप क्या करते हो? क्लच को प्रेस करते हो। जैसे ही क्लच को प्रेस करते हो ये स्प्रिंग आपको दिख रही होगी, डायाफ्राम स्प्रिंग है ये स्प्रिंग को आप प्रेस करते हो। इस स्प्रिंग का अरेंजमेंट कैसे होता है? कुछ स्पून टाइप का स्ट्रक्चर होता है, आप देख रहोगे। जैसे आप इसको प्रेस करोगे अंदर साइड जाएगी, तो यहाँ की जो पोर्शन है स्प्रिंग का वो बाहर साइड आएगा। वो जैसे ही बाहर आएगा, प्रेशर प्लेट का जो इसके साथ हमारे क्लच प्लेट के साथ एंगेजमेंट है वो ब्रेक हो जाएगी, मतलब ये डिसंगेज हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे डिसंगेज होगा, इधर के लिए जो प्रेशर फोर्स था जो इसको इंगेज करता था हमारे प्रेशर प्लेट को फ्लाई व्हील के साथ, वो डिसंगेज हो जाएगा। और जैसे ये डिसंगेज हो जाएगा, पावर ट्रांसमिशन ब्रेकडाउन हो जाएगा और आप इजीली ब्रेक लगा सकते हो, आप इजीली अपनी गियर चेंज कर सकते हो। अगर मैनुअल गियरिंग है तो ऑटोमेटिक गियरिंग में ऑटोमेटिकली होता है, सेंट्रीफ्यूगल का फंडामेंटल होता है वहां पे। तो जब कभी भी हम ऑटोमेटिक वाली चीजें डिस्कस करेंगे, वैसे तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, कभी और डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं आपको फंडामेंटल बता दूंगा। तो कुछ ये प्रोसेस होता है इंगेजमेंट, डिसंगेजमेंट और पावर ट्रांसमिशन का।
यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में ये डायग्राम बनाया गया है। बेसिकली बुक में आपको ये वाला डायग्राम दिखता होगा, ये वाली जो स्प्रिंग आपको दिखती होगी वो स्प्रिंग कुछ ये वाली है, क्योंकि ऐसा इसका स्ट्रक्चर है इसलिए कुछ इस टाइप से बनाया गया होता है। यहाँ पे थोड़ा और डिटेलिंग आपको दिख रही होगी, बाकी सारी चीजें मेंशन है। अब यहाँ पे जो प्रेशर प्लेट होती है वहाँ पे डायाफ्राम टाइप की स्प्रिंग भी लगा देते हैं, क्वाइल स्प्रिंग भी लगा देते हैं, बट अभी ये क्वाइल स्प्रिंग आती नहीं है, बेसिकली इसी टाइप की स्प्रिंग आती है। यही वाला आपको जहाँ पे भी क्लच प्लेट दिखेगा, फ्रिक्शन टाइप का क्लच प्लेट, सब जगह पे यही वाली आपको स्प्रिंग दिखेगी जो प्रेशर प्लेट में हमारी लगी होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ड्राइविंग मेंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया ड्राइविंग मेंबर के पास अपना खुद का पावर होता है, खुद का पावर इन शॉर्ट कि वो इंजन के शाफ्ट के साथ कपल्ड होती हैं। तो कौन कपल्ड होता है? फ्लाई व्हील कपल्ड होती है, कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहती है। और फ्लाई व्हील में जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा केस होता है जिसमें प्रेशर प्लेट होती है या फिर ड्राइविंग डिस्क कह सकते हो आप इसको, या फिर प्रेशर स्प्रिंग, ये सारी चीजें उसके साथ कपल्ड होती हैं या फिर बोल्टेड होती हैं, ये भी उसके साथ रोटेट करती रहती हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये वाले जो पूरी असेंबली होती है ये हमारे फ्लाई व्हील के साथ बोल्ट होती है, तो इसे हम कहते हैं ड्राइविंग मेंबर। फ्लाई व्हील, ऑलरेडी आपको फ्लाई व्हील के बारे में बहुत सारी चीजें पता है। फ्लाई व्हील पावर स्टोर का काम करती है, आपके क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होती है, मूव करती रहती है। और जो हमारी क्लच डिस्क होती है वो कपल्ड होती है अगेंस्ट द फ्लाई व्हील, और जैसे ये कपल्ड होती है हमारी क्लच डिस्क, पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। और ये एक्शन में लाने का काम कौन करता है? प्रेशर प्लेट करती है, जैसे कि मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म इससे पहले समझाया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज पिवोट बियरिंग। पिवोट बियरिंग, यहाँ पे आप डायग्राम दिख रहे होंगे, ये हमारी पिवोट बियरिंग होती है जहाँ पे मैं पेन रोल कर रहा हूँ, ये पिवोट बियरिंग है। बेसिकली क्रैंक शाफ्ट जो होती है उसके इंड में ये माउंट होती है जिसपे आपकी फ्लाई व्हील माउंट होती है। बेसिकली इसका काम क्या होता है? ये सिंक्रोनाइजेशन का काम करती है हमारे ट्रांसमिशन शाफ्ट में और क्लच डिस्क में, ताकि वो अप एंड डाउन स्लाइड ना कर पाए, मूव ना कर पाए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ड्रिवेन मेंबर। हमने ड्राइविंग मेंबर पढ़ा, अब ड्रिवन मेंबर आ गया। ड्रिवन मेंबर की रिक्वायरमेंट या फिर ड्रिवन मेंबर जब इंगेज होते हैं तो इनको पावर मिलता है, ये भी ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब डिसंगेज होते हैं तो इनके पास पावर नहीं होता है तो ये ड्राइव नहीं करते हैं। तो ड्रिवन मेंबर में क्या आता है? जैसे कि आपने पढ़ा क्लच प्लेट या फिर क्लच डिस्क जो कि इंगेज होती है हमारे फ्लाई व्हील के साथ, दोनों साइड वहां पे फ्रिक्शन होता है, एक फ्लाई व्हील के साथ इंगेज होता है, दूसरा प्रेशर प्लेट के साथ इंगेज होता है। जब इंगेजमेंट हो जाता है तो हमारी व्हीकल मूव करना स्टार्ट कर देती है। जब हम डिसंगेज कर देंगे उसको, एक तरह से डिसंगेज आप कर दिए तो एक तरह से क्लच भी आपका ब्रेक का काम करता है। अगर आपने क्लच ले लिया है, डिसंगेज हो गया है, तो आप ब्रेक ना भी लगाओगे तो भी आपकी गाड़ी रुकेगी, क्योंकि जो आपके इंजन का पावर है वो आप ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है आपके व्हील को। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है क्लच डिस्क, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे ड्रिवन मेंबर के, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है। यहाँ पे क्वाइल स्प्रिंग्स लगी होती हैं। ये रेडियल क्वाइल स्प्रिंग क्या करती हैं? देखिए बेसिकली दो स्ट्रक्चर्स होता है इसमें, ये एक फ्रिक्शन वाला स्ट्रक्चर होता है, ये एक स्प्रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन कपल्ड होते हैं, मतलब रिपीटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। और ये स्प्रिंग बेसिकली करती क्या, चूंकि ये एक सेपरेट स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जब इंगेजमेंट होगा तो थोड़ा वाइब्रेशन आएगा, तो इस वाइब्रेशन को या इस शॉक को ये ऑब्जर्व कर लेती है। थोड़ा इस टाइप के मूवमेंट होते हैं, जैसे ये स्प्रिंग है तो ये वाली प्लेट थोड़ा आगे पीछे कुछ इस टाइप से रेडियल डायरेक्शन में मूव करती है, जिसके शॉक को ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे रेडियल स्प्रिंग लगाते हैं बेसिकली, जिसको हम टॉर्सन स्प्रिंग कहते हैं। ये बाकी पोर्शन है उसके 1 by 1 करके मेंशन है, एट सच इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप टॉर्सन स्प्रिंग का फंक्शन आप याद रखना। बेसिकली ये शॉक ऑब्जर्व करने के काम करती है, शॉक ऑब्जर्व करती है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है क्लच फ्रेसिंग मटेरियल। जैसे कि हम अब तक बात करते आए हैं कि अगर आपका फ्रिक्शन क्लच है तो डेफिनेटली वो फ्रिक्शन के साथ इंगेज होगा, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा चाहिए आपको। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा नहीं है, अच्छा फ्रिक्शन मटेरियल नहीं है, तो पावर ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। अगर वहां पे स्लिपिंग होगी तो पावर ट्रांसमिशन शायद हो भी ना। अगर फ्रिक्शन मटेरियल अच्छा नहीं है तो वो स्लिप करेंगे और आपकी व्हीकल आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये सारा रीजन होता है। तो आपके पास एक अच्छा फ्रिक्शन मटेरियल होना चाहिए। बट यहाँ पे दो चीज आपको कॉन्ट्राडिक्टरी दिखेगी। यहाँ पे तो लिखा हुआ है मटेरियल शुड बी हाई कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो इसको आप याद रखोगे। और डेफिनेटली ये कॉमन सेंस की चीज भी है कि जो क्लच प्लेट है चूंकि फ्रिक्शन से इंगेज होता है तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट उसका ज्यादा होना चाहिए। बट नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज लो हीट जनरेशन एंड क्विक डिसिपेशन ऑफ द हीट। तो ये जो क्विक डिसिपेशन ऑफ हीट है दैट इज इजी वो हो सकता है, क्योंकि आप कंडक्टिव मटेरियल लगाओगे तो इजीली हीट को डिसिपेट कर देगा। बट यहाँ पे जो चीजें लिखा हुआ है लो हीट जनरेशन, अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो हीट जनरेशन भी ज्यादा होगा। और डेफिनेटली वहां पे चूंकि फ्रिक्शन लॉसेस हो रहे होंगे तो वो किस तरीके से होंगे, हीट जनरेट करके होंगे या फिर एनर्जी जो होगी
जो हम एनर्जी इंगेज कर रहे हैं उसमें जो फ्रिक्शन एनर्जी जनरेट हो रही होगी वो हीट में कन्वर्ट होगी, तभी लॉस होगी। तो ये दो चीजें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि हमें अच्छा फ्रिक्शन मटेरियल चाहिए और हमें लो हीट जनरेशन चाहिए। तो इस चीजों को हमको बैलेंस करना होता है कि हम ज्यादा हीट जनरेशन वाला भी ना लें और फ्रिक्शन भी इतना सफिशियंट रहे कि पावर ट्रांसमिशन हो जाए। तो ये डिफाइन करते हैं कि हमें कौन सी व्हीकल में यूज करना है, कितना पावर ट्रांसमिशन करना है, कैपेसिटी क्या है उसकी, कितना मैक्सिमम स्पीड है, ये सारी चीजों को, इन सारे क्राइटेरिया को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कौन सा मटेरियल आप सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे कुछ मटेरियल मेंशन है, अगर आपकी इनकी फ्रिक्शन कैपेसिटी या फ्रिक्शन वैल्यू आप कोफिशिएंट याद रखो तो दैट इज गुड। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है बेसिकली कि ये जो मटेरियल है इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, बहुत बार आपसे एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन मटेरियल हैं जो आजकल यूज होते हैं, तो इनका फ्रिक्शन कोफिशिएंट याद रखोगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे कुछ स्प्रिंग मेंशन है, उनका लोकेशन मेंशन है, उनके लोकेशन के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उनके फंक्शन से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फर्स्ट इज द टॉर्सन स्प्रिंग भी इसको कहते हैं या टॉर्सन डर्पन स्प्रिंग भी कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि इसका लोकेशन क्या होता है। आपने देखा था कि जो हमारी प्लेट है वो दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ था। ये एक पोर्शन है जहाँ पे टॉर्सन स्प्रिंग्स लगी होती हैं रेडियल डायरेक्शन में, मतलब रेडियली, और ये जो अपर पोर्शन होता है ये फ्रिक्शन मटेरियल का होता है, तो इसे हम टॉर्सन स्प्रिंग कहते हैं। बेसिकली ये प्रोवाइड करता है एक तरह का जो हब होता है वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो वही चीजें यहाँ पे मेंशन है कि फ्लेक्सिबल टॉर्शन कनेक्शन बिटवीन द सेंटर हब फ्लैंज एंड द साइड प्लेट्स, क्योंकि आपको दो प्लेट का यहाँ पे रिवेटेड होता है, जैसे कि पहले मैंने आपको डायग्राम में बताया था। तो चूंकि जब इंगेजमेंट होगा तो यहाँ पे एक वाइब्रेशन आएगा या आप कह सकते हो शॉक आएगा, तो उस शॉक को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है प्रेशर स्प्रिंग, तो प्रेशर स्प्रिंग ऑलरेडी मैंने आपको बताया। प्रेशर स्प्रिंग बेसिकली करती क्या है, पुश करती है आपके जो क्लच डिस्क है या फिर क्लच प्लेट है उसको इंगेज करती है फ्लाई व्हील के साथ। और ये लोकेटेड कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे हेलिकल टाइप्स लिखा है, डायफ्राग्राम भी होती है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ये कवर प्लेट और प्रेशर प्लेट के बीच में असेंबल्ड की जाती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज क्लच कवर असेंबली। इससे पहले भी हमने क्लच कवर असेंबली को डिस्कस किया। बेसिकली ये कवर करती है आपके प्रेशर प्लेट को। तो क्लच कवर असेंबली इज बोल्टेड ऑन द फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील पे बोल्टेड होती है, फ्लाईव्हील रोटेट करती रहेगी। चूंकि ये बोल्टेड है तो ये भी रोटेट करती रहेगी। इट कंसिस्ट द प्रेशर प्लेट, हमने पहले बताया प्रेशर प्लेट कंसिस्ट करती है। ये लीवर मैकेनिज्म करती है, रिलीज लीवर मैकेनिज्म। बेसिकली रिलीज लीवर मैकेनिज्म का मतलब इंगेज और डिसएंगेज करने की काम करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आपकी क्लच प्लेट होती है उसको फ्लाईव्हील से इंगेज करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है और वो फोर्स हमको प्रेशर प्लेट प्रोवाइड करती है। और प्रेशर प्लेट को इंगेज और डिसएंगेज का काम करता है हमारा रिलीज लीवर मैकेनिज्म जब रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप प्रेशर लगाते हो डिसएंगेज हो जाता है, जब प्रेशर आप रिलीज करते हो तो इंगेज रहता है, पावर ट्रांसमिशन शुरू रहता है। तो ये काम होता है हमारे क्लच असेंबली का। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख जाएगा, इजिली आप समझ जाओगे। ये दो टाइप्स के डायग्राम है। बेसिकली ये आपको डायफ्राग्राम स्प्रिंग दिख रही होगी, ये आपको कॉइल स्प्रिंग दिख रही होगी, ये आपको प्रेशर प्लेट है। बेसिकली ये कवर असेंबली है हमारी, ये पूरी असेंबली एक साथ कनेक्टेड होती है और ये फोर्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्टार्टिंग में लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे आपको रिलीज या प्रेस मैकेनिज्म लगा होता है हमारे असेंबली के साथ, जो कि आप प्रेशर अप्लाई करते हो डिसएंगेज करने के लिए। जब आप प्रेशर रिमूव कर देते हो तो ये इंगेज हो जाती है और पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा एक सिस्टम है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज ऑपरेटिंग मेंबर। तो हमने ड्रिवन मेंबर देख लिया, हमने ड्राइविंग मेंबर देख लिया, और लास्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज ऑपरेटिंग मेंबर। तो ऑपरेटिंग मेंबर में ये सारे पॉइंट्स आते हैं। फुट पेडल जिसपे आप प्रेशर अप्लाई करते हो, इसके साथ कुछ लिंकेज लगे होते हैं जो आपके प्रेशर फोर्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। यहाँ पे कुछ बेयरिंग्स होती हैं, आपके रिलीज लीवर्स होते हैं या रिलीज लीवर मैकेनिज्म होता है, जैसे यहाँ पे मेंशन भी है आपका रिलीज मैकेनिज्म। तो रिलीज मैकेनिज्म के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया। बेसिकली इसका काम क्या होता है, हमारा जो इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है वो एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इंगेजमेंट या डिसएंगेजमेंट एक्यूरेट नहीं होगा तो जो हमारी परफॉर्मेंस है क्लच की वो डिक्रीज करेगी। तो एक्यूरेट इंगेजमेंट ऑफ द रिलीज मैकेनिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू गवर्निंग द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लच असेंबली। एंगेजमेंट या डिसएंगेजमेंट ही प्रॉपर नहीं होगा तो पावर ट्रांसमिशन भी प्रॉपर नहीं होगा, पावर लॉसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, व्हीकल में वाइब्रेशन आएगा। चूंकि हम वाइब्रेशन को मिनिमाइज कर पाए, स्मूथली हम गियर चेंज कर पाए, स्मूथली हम ब्रेक लगा पाए, इसीलिए तो हमने क्लच लगाया। और चूंकि क्लच अच्छे से इंगेज या डिसएंगेज ही नहीं होगा तो हमारा जो फंक्शन था वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज विड्रॉल फोर्स।
सपोज करिए आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया, आपका जो सिस्टम है वो डिसंगेज हो गया है, इसके बाद आप प्रेशर रिलीज करते हो, इंगेज ही नहीं हो रहा है आपका, सपोज करिए सिस्टम इंगेज नहीं हो रहा, आपकी व्हीकल रुक जाएगी। तो ये दोनों चीज होना चाहिए, एक तो आपने जो प्रेशर अप्लाई किया है वो ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉपरली, जिसकी वजह से आपका जो क्लच है वो डिसंगेज हो पाए, और जब आप प्रेशर रिलीज करते हो उस टाइम पे वो इंगेज भी प्रॉपरली होना चाहिए ताकि पावर ट्रांसमिट कर पाए। तो ये एक विड्रॉल फोर्स होता है कि जब आप प्रेशर रिलीज करो तो एक विड्रॉल मैकेनिज्म होता है जिससे प्रॉपरली हमारा सिस्टम इंगेज हो पाए पहले की तरह और पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट हो पाए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है प्राइमरी और क्लच शाफ्ट, तो बेसिकली क्लच शाफ्ट जिसपे क्लच असेंबली आपकी माउंट होती है, इसका एक एंड आपके क्रैंक शाफ्ट या फिर फ्लाईव्हील से माउंट होता है, दूसरी आपके ट्रांसमिशन सिस्टम से या फिर गियर बॉक्स से माउंट होता है। जैसे कि आप इंगेज या डिसंगेज करोगे उस हिसाब से आपका जो इंजन का पावर है आपके ट्रांसमिशन सिस्टम को ट्रांसफर होता रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज मेन कंपोनेंट ऑफ सिंगल प्लेट एक्सियल स्प्रिंग टाइप फ्रिक्शन क्लच। तो ऑलरेडी इसी के बारे में हम सबसे डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे वन बाय वन वो सारी चीजें जो हमने डिस्कस किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, जैसे फ्लाईव्हील के बारे में हमने डिस्कस किया, क्लच प्लेट या फिर क्लच डिस्क के बारे में डिस्कस किया, प्रेशर प्लेट के बारे में डिस्कस किया, एक्चुअली स्प्रिंग के बारे में डिस्कस किया, क्लच कवर के बारे में डिस्कस किया हमने, क्लच रिलीजिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, मतलब इंगेज और डिसंगेज करने के लिए जो आप फोर्स या रिलीजिंग मैकेनिज्म जो यूज करते हो वो। तो ये सारी चीजें हैं आपके सिंगल प्लेट क्लच सिस्टम की। अब आपने सिंगल प्लेट देख लिया, बट मल्टी प्लेट क्लच सिस्टम भी होता है और आजकल बेसिकली मल्टी प्लेट क्लच सिस्टम यूज किया जाता है। इसका हम मेरिट और डिमेरिट या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देखेंगे। अभी इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, पहले इसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं कि मल्टी प्लेट क्लच सिस्टम क्यों चाहिए आपको। तो जैसे कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होता है जो कि इन्वॉल्व करने का, मतलब इंगेज करने का या डिसंगेज करने का बेसिक रीजन होता है। तो जितना सरफेस इंगेज होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा, और आपको ज्यादा पावर ट्रांसफर करना है तो एक बड़े सरफेस की या फिर एक बड़ी एरिया एक साथ इंगेज होनी चाहिए ताकि ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो पाए या ज्यादा नॉर्मल फोर्स जनरेट हो पाए, जिसकी वजह से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स हो, ज्यादा पावर ट्रांसमिशन हो। अगर आपको ज्यादा पावर ट्रांसमिशन चाहिए तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं आपको बड़ी प्लेट्स चाहिए, ठीक है, बड़ी प्लेट चाहिए। या फिर दूसरा तरीका है कि ये बड़ी प्लेट ना लगाओ, आप बड़ी प्लेट की जगह पे 2-3 छोटी प्लेट लगा लो, जिसके वजह से जो आपकी ये रिक्वायरमेंट है ज्यादा पावर ट्रांसफर करने की वो फिलफिल हो जाए। आपके मन में सवाल आएगा कि बड़ी प्लेट लग रही है तो छोटी प्लेट क्यों लगाएं। छोटी प्लेट इसलिए लगाना है आपको कि बड़ी प्लेट जो होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी हैंडलिंग डिफिकल्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेंडिंग के चांसेस होते हैं, क्योंकि बड़ी प्लेट है बेंडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये रिविट्स किए जाते हैं तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगता है। सिंपल सा अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने पूछा था और आज एक बार फिर से पूछ रहे हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर फंडामेंटल है। जैसे ये उसी तरीके से इसका रीजन भी है, जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपको पावर ज्यादा चाहिए तो आप एक बड़ा सिलेंडर लगा लो रादर देन कि आप मल्टी सिलेंडर व्हीकल यूज करो। तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम मल्टी सिलेंडर व्हीकल बनाते हैं, मल्टी सिलेंडर की जगह पे जितना स्टोक्स मल्टी सिलेंडर में है उतना स्टोक का हम एक बड़ा सिलेंडर बना दें। तो इसका भी एक रीजन होता है कि हम बड़ा सिलेंडर ना बना के उसको मल्टी सिलेंडर बना देते हैं। उसी तरीके से हम हमारे प्लेट को क्या करते हैं, एक प्लेट ना लगा के उसको मल्टी प्लेट्स लगा देते हैं ताकि वहां पे फ्रिक्शन की जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाए, पावर स्मूथली ट्रांसफर हो, स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो रिवेटिंग है वहां पे मिनिमाइज कर पाए, बेंडिंग ना हमारे प्लेट का ब्रेकडाउन ना हो, ये सारी चीजें हो पाए। तो इसीलिए हम बेसिकली मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम यूज करते हैं। मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम में बेसिकली जो हमारी क्लच प्लेट्स होती हैं, प्रेशर प्लेट्स होती हैं, डेफिनेटली वो एक से ज्यादा रहेंगी। कंपेरेटिवली अगर सिंगल प्लेट से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है और ज़्यादा स्मूथ होता है। आगे इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि जो मल्टी प्लेट क्लच है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेरिजन टू सिंगल प्लेट। जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है हमको ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम ज़्यादा प्लेट्स लगाते हैं तो हमको ज़्यादा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा पावर को ट्रांसफर कर पाते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स लगी होती हैं। क्लैंपिंग या फिर होल्डिंग फोर्स, अगर क्लैंपिंग या फिर होल्डिंग फोर्स ज्यादा होगा तो जो ड्राइवर होगा उसको एक्सेसिव फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब जो ड्राइविंग कंफर्ट है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो हम ये भी ट्राई करते हैं कि ये इसको भी हम मिनिमाइज कर पाए बाय यूजिंग द मल्टीप्लेट क्लच। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम के डिजाइन दिख रहा होगा, कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि वर्किंग प्रिंसिपल सिंगल प्लेट का होता है वैसा ही वर्किंग प्रिंसिपल हमारे मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम का होता है। जब हम
टाइप्स ऑफ क्लच पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा इसको और इलोबरेट करने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पे बस आप ये समझ लो कि यहाँ पे मल्टी प्लेट्स लगी होती हैं। यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स मेंशन है बेसिकली कंस्ट्रक्शन, तो क्लच बास्केट लगे होते हैं, इनर हब, आउटर हब, क्लच हब, फिक्शन प्लेट, ट्रिवन प्लेट, डाइविंग प्लेट, ये सारे ऑलरेडी आपके सिंगल प्लेट क्लच सिस्टम में भी होता है, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं और यहाँ पे भी होते हैं। बस डिफरेंस यही होता है कि यहाँ पे एक से ज्यादा प्लेट्स लगी होती हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, वाई आर द मल्टी प्लेट क्लच यूज इन द मोटरसाइकिल। बेसिकली इसको मैंने एज यूजुअल, चूंकि फिजिकल है थोड़ा सा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कंसीडर कर लिया, बट एज सच इसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो मल्टी प्लेट क्लच सिस्टम है उसका यूज आप कहाँ पे करते हो। तो बेसिकली ये कॉम्पैक्ट होता है, चूंकि साइज छोटी हो जाएगी, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर सेम पावर ट्रांसमिशन के लिए आप सिंगल प्लेट करोगे तो उसकी साइज बड़ी होगी, अगर मल्टी प्लेट करोगे तो उसकी साइज छोटी होगी। और चूंकि आपकी बाइक है, व्हीकल है, वहाँ पे स्पेसिंग कम होती है, आप उसको छोटा बनाना चाहते हो, इसलिए आप मल्टी प्लेट क्लच सिस्टम का यूज करते हो। इसका पावर ट्रांसमिशन अच्छा होता है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर बड़ी है तो उसके बेंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है अगर मल्टी प्लेट में आप उसको कन्वर्ट कर देते हो। तो बेसिकली बाइक में 4 to 8 सेट्स यूज किए जाते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी पावर, कितनी कैपेसिटी की व्हीकल है आपकी। 100 से लेके 350, 400, 500, 800, इससे ज़्यादा की भी सीसी की व्हीकल्स आती हैं, मतलब बाइक आती है बेसिकली। तो डिपेंड करता है कि क्या कैपेसिटी उसकी, उस हिसाब से आप यहाँ पे मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम का यूज करते हो। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि चूंकि मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम है, नंबर ऑफ फ्रिक्शन सर्फेसेस ज़्यादा हैं, तो हीट जनरेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन लॉसेस ज़्यादा होंगे, तो हमको उसको कूल करने की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके कूलिंग का भी अरेंजमेंट हम यहाँ पे कर देते हैं बाय द ऑयल बाथ। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे डिफरेंसेस बताए गए हैं कि सिंगल प्लेट क्लच सिस्टम और मल्टी प्लेट क्लच सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। 1 by 1 करके मेंशन है, बच्चों की तरह मेंशन है। इसमें एक प्लेट यूज होती है, इसमें एक से ज्यादा प्लेट यूज होती है, इसमें जो फ्रिक्शन का पेयरिंग होता है वो कितना होता है। डेफिनेटली यहाँ पे दोनों साइड होगा, एक ही प्लेट यूज हो रही है, यहाँ पे एक प्लेट में दोनों साइड होगा, एक से ज्यादा प्लेट हो रही है, तो फ्रिक्शन सर्फेसेस भी ज्यादा होंगे, इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्शन पावर लॉसेस भी ज्यादा होते हैं। इससे ज़्यादा स्मूथ इंगेजमेंट होता है हमारे मल्टीप्लेट में। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये साइज में बड़ा होगा तो ज़्यादा स्पेस लेगा, साइज में छोटा होगा तो कम स्पेस लेगा, कॉम्पैक्ट होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, पावर ट्रांसमिशन ये ज़्यादा करेगा एज कंपेरिजन टू सिंगल प्लेट। ये सारी चीज़ें हैं। फ्रिक्शन लॉसेस ऑलरेडी मैंने बताया आपको, फ्रिक्शन लॉसेस इसमें ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू हमारे सिंगल प्लेट क्लच सिस्टम में। एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन है, जहाँ पे भी पावर ट्रांसमिशन आपको ज़्यादा रखना है, हैवी व्हीकल है, स्पेस का प्रॉब्लम है, ये डिपेंड करता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो स्पेस की कमी की वजह से आप मल्टीप्लेट यूज कर लो, दूसरा आपको पावर ट्रांसमिशन ज़्यादा चाहिए, स्मूथ इंगेजमेंट चाहिए, आपकी रेसिंग व्हीकल है, बहुत फ्रिक्वेंट पावर का इंगेजमेंट डिसंगेजमेंट होता है, तो इस टाइप के जब एप्लीकेशंस आते हैं तो वहाँ पे मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, एडवांटेज ऑफ द मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम। तो एडवांटेज मतलब रिक्वायरमेंट, जो हमने कहा रिक्वायरमेंट क्यों आया, क्योंकि हम सिंगल प्लेट क्लच सिस्टम ऑलरेडी यूज कर रहे थे, तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट फील हुई होगी मल्टीप्लेट की, मतलब कुछ एडवांटेज हमको मिला होगा तभी यूज किए होंगे। तो ऑलरेडी हमने एडवांटेजेस डिस्कस कर लिए हैं, ज़्यादा टॉर्क ये ट्रांसफर कर सकता है, ज़्यादा पावर ट्रांसफर कर सकता है, रिलायबल होता है, सुटेबल होता है हैवी व्हीकल्स के लिए, बेटर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें हैं, ये बेसिकली एडवांटेज है। डिक्रीज द वेट ऑफ द क्लच, क्लच का वेट डिक्रीज कर देते हैं, कॉम्पैक्ट होता है, तो ये सारे एडवांटेज हमारे मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम के। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन सर्फेसेस ज़्यादा होते हैं, फ्रिक्शन सर्फेसेस ज़्यादा होंगे, हीट जनरेशन ज़्यादा होगी, आपको कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हीट जनरेशन ज़्यादा है तो आपको ये भी चाहिए कि हीट डिसिपेशन भी ज़्यादा हो, अदरवाइज टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हीट डिसिपेशन का कुछ अरेंजमेंट आपको करना चाहिए। पावर लॉसेस ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन लॉसेस ज़्यादा हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि एफिशिएंसी को भी डिक्रीज कर सकता है एट कंपेरिजन टू सिंगल प्लेट क्लच सिस्टम। और ये एक्सपेंसिव ही होता है, क्योंकि बनावट इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी तो एक्सपेंसिव तो होगा ही। एप्लीकेशन मेंशन है ऑलरेडी, ये सारी चीजें आपको पता है, हमने डिस्कस भी कर लिया जब हम डिफरेंस डिस्कस कर रहे थे, 2 व्हीलर, रेसिंग, हैवी व्हीकल्स, इन सब में यूज किया जाता है हमारा मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बेसिकली जो आज के डिस्कशन पे बेस्ड हैं। ऑलरेडी शायद ये सारे क्वेश्चंस मैंने पहले भी डिस्कस कर लिए होंगे जब हम ट्रांसमिशन सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, बट नेवरदलेस आप फिर से ट्राई करना इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। यहाँ पे इसका आंसर की भी है,
तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करिए। वहां पे आपको मटेरियल्स, डेली क्विज भी मिल जाते हैं। आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे @मनु एकेडमी। आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।